हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज अनदर वीडियो फ्रॉम चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड आज का हमारा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। बहुत मजा आएगा, बहुत खुशबू आएगी, बहुत फील आएगा। एक बात पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी गहराई के साथ आपके दिमाग में पहुंच जाने वाली है, चाहे वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो या फिर जो है आपका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। सारी बातें आपको एकदम समझ में आएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर देना, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आपको यूजफुल इस चैनल पर मिलने वाली है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि कंप्लीट 12th फिजिक्स का सिलेबस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, अपलोडेड है। आप जो है उस पूरे सिलेबस को आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, टॉपिक नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च करना है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च करना है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वेव ऑप्टिक्स का टफ से टफ कॉन्सेप्ट, ऑप्टिक्स का टफ से टफ कॉन्सेप्ट जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, ये मेरी गारंटी है, पूरे खुशबू के साथ, पूरे फील के साथ आपको समझ में आएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। तो बस आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, या फिर हम उससे पहले बात करें कि एलसी ऑसिलेशन सर्किट क्या होती है। तो भाई यदि हमारे पास एक ऐसी सर्किट है जिसमें एक चार्ज कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, तो इस इंडक्टर में तो इस सर्किट में एनर्जी का ऑसिलेशन होता है फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर एंड देन फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर, फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर, देन अगेन फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर। तो इस ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी को हम एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं। तो याद रखना एलसी ऑसिलेशंस क्या बोला, यदि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर और एक प्योर इंडक्टर है, तो इस एलसी सर्किट में एनर्जी का ऑसिलेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। अब चलिए हम इसको जान लेते हैं कि एलसी ऑसिलेशन आखिरकार कैसे होते हैं। देखिए बड़ी ही सिंपल सी बात है, हम इस पूरे एलसी ऑसिलेशन सर्किट को, हम इस पूरे एलसी ऑसिलेशन को कि इसमें एनर्जी का ऑसिलेशन कैसे होता है, इसको 5 छोटे केसेस में समझेंगे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, हमारे पास एक फुली चार्ज, पूरी तरह से चार्ज कैपेसिटर है और अभी ये ओपन सर्किट में है। तो जरा ध्यान से सोचना कि यदि इसके पास चार्ज है, लेट्स से मैक्सिमम चार्ज Q0, इसके पास अभी कितना चार्ज है, मतलब मैक्सिमम चार्ज के पास Q0 है और अभी टाइम कितना है, लेट्स से t = 0। ऐसा क्यों बोला, बिकॉज अभी ये सर्किट ओपन सर्किट में है, ठीक है ना, अभी ये सर्किट ओपन है नाउ। तो यदि इसके पास फुली चार्ज है, ऑल्दो हम जानते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के इनर सरफेस पर होता है चार्ज, लेकिन हमने जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां दिखा दिया नाउ। तो हमने कहा कि यदि इसके पास चार्ज है तो इसके पास जो है एनर्जी भी होगी। हाँ जी बिल्कुल एनर्जी है। तो याद रखना कैपेसिटर में एनर्जी कहां स्टोर होती है, तो क्या बोलोगे, कैपेसिटर में एनर्जी प्लेट्स के बीच में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है बिटवीन द प्लेट्स। और ये एनर्जी कितनी होती है, तो याद रखना हाफ Q0² बाय C। जैसे जैसे चार्ज कम होता जाएगा उस Q0 की वैल्यू बदलती जाएगी, है ना, तो एनर्जी बदलती चली जाएगी। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या बोला, बोलो केस 1 में टाइम t = 0 है, चार्ज Q = Q0 है और ये सर्किट ओपन है ना। तो इसके पास पूरी एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और इस इंडक्टर के पास कोई भी एनर्जी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने इस सर्किट को क्लोज किया, इस की को टैप किया और इस सर्किट क्लोज हो गई, वैसे क्या होगा कि यहां से देखो अभी कोई भी चार्जेस का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, लेकिन अब चार्जेस का ट्रांसफर होने लगेगा, जिसके कारण यहां पर जो चार्जेस एक्यूमुलेट थे वो कम होंगे, इसके कारण जो चार्जेस हैं वो कम होंगे, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो ज्यादा थी, दैट मींस जो अब चार्जेस जाएंगे तो फिर जो है एनर्जी भी खर्च होगी, तो बोला ये देखो क्या हो गया भाई, करंट बन गया। अब आप समझते हो कि ये करंट किससे पास होगा, बोले ये करंट पास होगा इंडक्टर से, ये करंट इंडक्टर से पास होगा। लेकिन आप जानते हो कि जब इंडक्टर से करंट पास होता है तो ड्यू टू चेंज इन इट्स फ्लक्स इसके अंदर एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जो कि इस करंट को, जो कि मेन करंट को अपोज करता है। EMI में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जो कि जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके साथ क्या होगा कि इसके अंदर बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जो कि मेन करंट को अपोज करेगा। लेकिन इसमें जनरेट होने वाला बैक ईएमएफ अभी उतना ताकतवर नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके पास अभी कोई एनर्जी है ही नहीं,
है ना। तो देखो, तो इसका जो मेन करंट है वो यहां से यहां तक फ्लो होता रहेगा, ठीक है। अब देखो, जब इसमें से करंट फ्लो होगा, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, जब इंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कैसे पता पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट हैंड ग्रिप रूल से पता कर लेना। चलिए, हमने कहा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मतलब हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहां पर जो है जब इसमें से करंट पास होगा तो इसकी एनर्जी कम हो रही है और वो एनर्जी इसके पास मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है। बात समझ में आता है, बात समझ में आती है कि यहां से चार्जेस कम हुए, करंट बना, क्यों कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, चार्जेस यहां से निकल रहे हैं, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, और जब ये एनर्जी डाउन हो रही है तो फिर इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी। चलिए, एक पॉइंट ऐसा आया कि भाई इसमें जो है सारे के सारे चार्जेस जीरो हो गए। मतलब जब इसके सारे के सारे चार्जेस जाने लगे तो सर्किट में जो करंट हो गया वो मैक्सिमम करंट हो गया कितना, लेट्स से आई नॉट, है ना। अब ये जो है पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया और इसके पास जो एनर्जी है एकदम बढ़ के, और जो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो यहां पर सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो हम इसको बना देते हैं। देखो, पहले से ज्यादा हम एनर्जी यहां पर शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, ताकि हमें एक आइडिया लग सके। समझ में आता है ना। चलिए, तो हमने कहा कि इस टाइम पर क्या हो गया, इस टाइम पर जो है ये जो है इसके अंदर सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ये जीरो हो गई, है ना। और यहां पर जो मैग्नेटिक एनर्जी है ये जो है अपनी मैक्सिमम हो गई। अच्छा, मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर के लिए फॉर्मूला जो होता है हाफ Li², ठीक है। अब अगर करंट मैक्सिमम है तो आप यहां पर लिखेंगे हाफ Li0²। अब देखिए, यहां पर कहानी में ट्विस्ट आता है कि करंट को पहले तो आदत नहीं थी कि इसमें करंट फ्लो होने लगे, इंडक्टर को पहले तो हैबिट नहीं थी कि इसमें करंट फ्लो होने लगे, बट ड्यू टू इट्स टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया, है ना, ये इस करंट को अपोज करता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसको हैबिट हो गई, इसका हैबिचुअल होगा करंट का, कि इसमें करंट जो है आने लगा और एक टाइम के बाद करंट इस इंडक्टर में मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो अब इस इंडक्टर को इस I0 करंट की हैबिट हो गई। अब ये इंडक्टर चाहता है कि अब ये जो I0 करंट है इसकी वैल्यू बदले ना, यहां से इस डायरेक्शन से और करंट आता रहे। ये इंडक्टर चाहता है कि भाई पहले तो मुझे करंट देना नहीं था, अब दे रहे हो, अब मुझे आदत हो गई है, तो अब जो है ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, अब ये और करंट नहीं देगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, अब ये और करंट नहीं देगा। तो इंडक्टर चाहता है कि भाई मुझे और ज्यादा करंट यहां से मिलता रहे, I0 ये आ रहा है, मुझे और करंट यहां से मिलता रहे, मुझे और करंट यहां से मिलता रहे। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो इंडक्टर क्या करता है कि जो एनर्जी, जो मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई थी, उस एनर्जी से ये इस प्लेट को चार्ज करता है ना। ये जो एनर्जी, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मतलब आ गई ना इसके पास, इसी तरह से क्या करता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कॉस्ट पर, इसकी मैग्नेटिक एनर्जी के कॉस्ट पर, है ना, ये क्या करेगा, ये जो है इसके अंदर जो है अब करंट जो है यहां पर फ्लो कराएगा। समझ में आया, मतलब इसकी मैग्नेटिक एनर्जी के कारण ये अपने चार्जेस को इस तरह से फ्लो कराता है कि चार्जेस अब यहां जाने लगते हैं, जिसके कारण यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आने लगे पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगी, है ना, मतलब देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। और एक पॉइंट ऐसा आया कि भाई इसमें क्या होने लगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड और कम हुई, और इसमें देखो इसमें करंट ऊपर की साइड, क्योंकि अगर पहले इसको पॉजिटिव बनाना है तो करंट ऊपर की साइड फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो करंट बढ़ता गया और यहां पर चार्जेस बढ़ते चले गए, चार्जेस बढ़ते चले गए और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली गई। समझ में आया। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि अभी पहले कैपेसिटर ने करंट फ्लो कराया यहां से यहां तक, है ना, फिर यहां से यहां तक करंट फ्लो हो रहा था, ये चाहता है कि इसमें और करंट आता रहे, लेकिन ये तो डिस्चार्ज हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, तो इंडक्टर ने अपनी एनर्जी खर्च की और इसको पॉजिटिव चार्ज बनाया, ताकि ये अपने भविष्य को सिक्योर कर रहा है। समझ में आया, ये अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया, इसने पूरी तरह से अपनी एनर्जी खर्च करके इसको पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज बना दिया। तो क्या हो जाएगा,
ठीक है कि अब इसकी देखो अब इसकी जो है मैग्नेटिक एनर्जी पूरी तरह से खर्च हो गई, इसकी मैग्नेटिक एनर्जी पूरी तरह से खर्च हो गई और जो है ये आपका बन गया केस 5। समझ में आया? तो यहां पर क्या हुआ, अब देखो अब अगली साइकिल में क्या होगा कि अब इसके पास एनर्जी 0, इसके पास एनर्जी 0 और इसके पास एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, फिर से कंडीशन क्या बनेगी कि यहां से कैपेसिटर से अगली साइकिल में जो चार्जेस का फ्लो है, करंट का फ्लो होगा नीचे की साइड होगा। फिर कंडीशन बनेगी, है ना, इसका चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, अपनी एनर्जी से ये इसको फिर से चार्ज बनाएगा, है ना, और इस तरह से जो है एनर्जी का जो ऑसिलेशन है, एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है ना कि यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, फिर मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां पर जो एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, यहां पर जो करंट का ऑसिलेशन हो रहा है, चार्जेस का जो ऑसिलेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस, उसको हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। समझ में आया, है ना? और ये साइकिल इस तरह से चलती रहेगी क्योंकि ये कैपेसिटर फुली चार्ज, ये 0, फिर ये प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये देखो, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और ये साइकिल इस तरह से चलती रहेगी एंड दिस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन सर्किट। समझ में आती है ये बात? अच्छा, एक चीज और आपको बताएं कि कोई भी सर्किट, किसी भी सर्किट में ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और कंप्लीट मैग्नेटिक एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि ये आइडियल केस में ही हो सकता है और आइडियल केस आप समझते हो कहां दुनिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपसे कहा जाए कि ऑसिलेशंस की हम बात करें, यदि हम ऑसिलेशंस की बात करें तो यहां पर कुछ बातें देखने वाली होती हैं, जैसे कि हमारा आइडियल केस में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ये आइडियल ऑसिलेशंस है आपके आइडियल केस में, जिसको आप बोलते हो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है ना, मतलब कोई भी डैम्पिंग नहीं हो रही है, किसी भी तरह के वाइब्रेशंस खत्म नहीं हो रहे हैं, मतलब ये आपका आइडियल केस है जिसमें एनर्जी का लॉस 0 है। ये कौन सा ऑसिलेशन है? ये वो ऑसिलेशन जिसमें एनर्जी लॉस 0। ठीक है, लेकिन एक्चुअल केस में हमें ऑसिलेशंस कैसे मिलते हैं? तो आप इसमें लिख लीजिए भाई, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है और ये जो है आपके डैम्प्ड ऑसिलेशन है। ये आपके डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब पहले एम्पलीट्यूड बड़ा, फिर एम्पलीट्यूड छोटा होता चला जाएगा और फिर एक पॉइंट आगे ये एकदम एम्पलीट्यूड मतलब एनर्जी खत्म हो जाएगी। समझ में आया? तो ये है आपके डैम्प्ड ऑसिलेशन और इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, अब इसका जो है अपन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ पा रही होगी। आगे बढ़ते हैं और जो इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि अब हम इसको प्रूव करेंगे कि किस तरह से ये जो ऑसिलेशंस हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो है एनालॉजी रखते हैं। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम जो है एलसी ऑसिलेशन सर्किट का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखने वाले हैं और हम ये प्रूव करने वाले हैं कि जो ऑसिलेशंस हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से मैच करती हैं। नाउ तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे जरूरी बात कि हम इस सर्किट में सबसे पहले आपको बताएं कि यहां पर हम जानते हैं कि करंट जो है इस सर्किट में वो क्या होता है भाई, करंट एक्चुअल में क्या होता है dq/dt, बट यहां पर आप जानते हो कि जैसे जैसे इस कैपेसिटर का चार्ज कम होता चला जाएगा वैसे वैसे सर्किट बढ़ेगा। जब इसका कैपेसिटर का चार्ज एकदम 0, करंट मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तो हम बोलेंगे कि I = -dq/dt। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डिक्रीज इन चार्ज लीड्स टू इंक्रीज इन करंट। नाउ इसके बाद I = -dq/dt। अब आप यहां पर देखिए अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं तो जरा ध्यान से देखना कि जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाते हैं, है ना, जब नेगेटिव से टुवर्ड द पॉजिटिव पोटेंशियल जब हम जाते हैं तो हम प्लस साइन लेंगे और जब प्लस से माइनस जाएंगे तो हम माइनस साइन लेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ सम ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल इज 0 फॉर ए गिवन लूप। चलिए भाई, तो अगर हम इस लूप की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं लेट्स से ABCD, है ना, ABCD A से जाएंगे, ABCD A से जाएंगे। तो नाउ तो अगर आप A से B तक जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो तो प्लस साइन लोगे, प्लस साइन। और आप जानते हो भाई Q = CV होता है नहीं होता कैपेसिटर में, तो V = कितना हो जाएगा Q/C, होगा या नहीं होगा? B = क्या होगा Q/C। तो चलिए मैंने यहां पे लिख दिया B = Q/C प्लस।
अच्छा देखो प्लस या माइनस साइन अपन डिसाइड नहीं करेंगे। करंट अगर यहां से यहां फ्लो हो रहा है, यहां से यहां फ्लो हो रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये आपका ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। तो इंडक्टर के केस में सेल्फ इंडक्शन मत देखो, यहां से करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ये आपका पॉजिटिव, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड फ्लो होता है, तो ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। तो आप यहां पर देखेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है यहां से यहां, तो आपने देखो नेगेटिव टर्मिनल की ओर हम जा रहे हैं, तो हमने लगाया यहां पर नेगेटिव माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये चीज अपने पढ़ी। इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहां पर बड़ा ही सिंपल सा काम आपको करना है कि ये आपका Q बाय सी और देखो माइनस एल डी, आई की जगह क्या पुट करोगे, डी क्यू ओवर डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, और पहले से नीचे डी टी दिया हुआ है तो डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां पर एल का डिवाइड और कर दो, है ना, डिवाइडिंग एल, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर, आप मान लो इसको, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, डिवाइडिंग एल इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। बड़ी ही सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें एल का डिवाइड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन एल सी और ये क्यू, और देखो यहाँ पर माइनस डी क्यू बाई डी टी था, माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, प्लस एल, एल का डिवाइड अपन ने इक्वेशन में किया है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस बड़ी ही सिंपल सी बात, ये कैंसिल हुआ। इसके बाद हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। भाई ये अपनी फाइनल इक्वेशन आ गई चार्ज के लिए। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। अच्छा अभी नहीं करेंगे, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। देखो आप जानते हो हमने पढ़ा था जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी होता है ना। तो अगर आप यहाँ से रूट हटाओगे तो उसके पास स्क्वायर पहुंचेगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, है ना। तो ये आपकी 1 अपॉन एल सी की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखिए, कि ओमेगा, आप इसको इस इक्वेशन को लिख सकते हो डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर आपकी 3rd, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3rd हो गई। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जो हमने 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, एसएचएम की इक्वेशन। याद नहीं आ रहा, पुराने अतीत के पन्ने हैं, लेकिन याद रखना हमने इक्वेशन पढ़ी थी, बोला सर हमने नहीं पढ़ी, तो थोड़ा सा ध्यान कर लो, नहीं आए तो थोड़ा सा समझ के चल दो, है ना, कि हमने एसएचएम में इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ा था भाई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू, है ना। यह आपकी एसएचएम की इक्वेशन है ना। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन 3 इज सिंपल फॉर्म ऑफ एसएचएम इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए तो ये इक्वेशन कंपेयर की जा सकती है एसएचएम की इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन एचएसएम की इक्वेशन से कंपेयर की जा सकती है जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑसिलेशंस है, एलसी ऑसिलेशंस है, ये एसएचएम का एक फॉर्म है। समझ में आया। चलिए अभी हमने इसको बताया चार्ज के टर्म्स में, अब हम बताएंगे इसको करंट के टर्म्स में। अच्छा लेकिन इसके पहले हम क्या करें कि हम आपको बताएं कि हम जो है एसएचएम के ये जो आपकी ये वाली इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन अगर लिखते हैं तो इसको लिखेंगे कि भाई आपने पढ़ा है एसएचएम में x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, या फिर x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई या फिर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, तो अब क्या करेंगे भाई, जैसे x इज इक्वल टू एक्स नॉट था ना, वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा आप इसमें लिखो फ्रॉम, ये लिखो, ऐसे लिखो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अदर इक्वेशन ऑफ एबव इक्वेशन, है ना, जनरल सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन इज, है ना, जनरल सॉल्यूशन जो होगा इसका एबव इक्वेशन का वो किस तरह से होगा, q इज इक्वल टू क्यू नॉट
कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो हम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी ले सकते हैं और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव भी, लेकिन याद रखना कि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आप जब 0 से 90 तक जाते हो तो वैल्यू बढ़ती है, और कॉस आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब आप 0 से 90 तक जाते हो तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है ना, कि जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1 है, फिर वैल्यू कम होती चली जाएगी कॉस 90 तक 0। तो कॉस आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, और यहां पर हम जानते हैं कि जो आपका जो चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन करंट नाउ। तो हमने क्या देखा भाई, आप इसको बना दो इक्वेशन नंबर 4 जो है आपकी, ठीक है। चलिए यहां से हम करंट के बारे में थोड़ा सा काम करेंगे, करंट की इक्वेशन को और प्रूव करेंगे। देखिए अगर हम बात करें एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 की हम बात करें तो जो चार्ज था, सर्किट अपनी ओपन थी तो चार्ज था आपका मैक्सिमम, तो q की जगह आप क्या लिखोगे q नॉट। तो जब हम t इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो q की जगह हमने लिखा q नॉट, q की जगह हमने लिखा q नॉट, तो q नॉट इज इक्वल टू q नॉट कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, है ना, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा t की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा ओनली कॉस फाइव, ओनली कॉस फाइव। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 1 इज इक्वल टू कॉस फाइव। तो आप यहाँ पर देखो कि फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1, है ना। और आप हमें ये बताओ कि कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, तो आप बोलोगे फाइव इज इक्वल टू 0 पर। समझ में आया। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज जब मैक्सिमम होता है तो जो फाइव है उसकी वैल्यू 0 होती है। आप इतना स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इतना स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पर आप जानते हो करंट की इक्वेशन अपन को बनानी है, करंट की इक्वेशन तो आप जानते हो कि I इज इक्वल टू होता है माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है ना। चलिए तो क्या करेंगे भाई, I इज इक्वल टू डी, माइनस साइन लगा रखेंगे डी क्यू, तो डी क्यू की जो वैल्यू है वो है आपकी क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और फाइव की वैल्यू है 0, क्योंकि जो वैल्यू है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और फाइव की वैल्यू हमने निकाल दी 0। इस समय पर कहाँ गया, एट टाइम टी इस समय पर, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस डी क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। हम प्रूव करते हैं इसको, करंट के टर्म्स में प्रूव करने वाले हैं, ये आपको बार बार हम बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका डी टी, तो I इज इक्वल टू इसका डिफरेंशियल करोगे तो माइनस क्यू नॉट, और ये कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल हो जाएगा साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा। अच्छा ये आपका कॉस जो है, यहाँ से अगर आप इसको ओमेगा नॉट टी लिख रहे हो, ठीक है, अपन ने लिखा है ना अभी तक, चलिए ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट टी लिख रहे हो, कॉस ओमेगा नॉट टी लिख रहे हो, तो यहाँ पे भी कॉस ओमेगा नॉट टी लिखना, यहाँ भी कॉस ओमेगा नॉट टी लिखना, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर जो देखो क्यू नॉट जैसा कैसा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि हमने ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट लिया ना, इसलिए वहाँ पे भी ओमेगा नॉट कर दिया, ठीक है। क्यू नॉट कॉस साइन ओमेगा नॉट टी, और ओमेगा नॉट टी का जो डिफरेंशियल होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस। तो ये आपका जो है डिफरेंशियल करने पे इतना आ गया, ठीक है। I इज इक्वल टू, हमने इसको कंपेयर किया किससे, मैक्सिमम करंट से, I नॉट, तो ये हो गया आपका I नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपने पढ़ा है I x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, इसी तरह से I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम इसको चार्ज के साथ साथ करंट के टर्म्स में बता सकते हैं कि ये जो है आपका जो ऑसिलेशंस है वो SHM के टर्म्स में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के टर्म्स में है। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक और रह गया छोटा सा, चोक कॉइल, जो कि प्लेलिस्ट में पहले अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो उसको कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर पहुंचेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो शेयर तो ज़रूर कर देना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, शेयर कर दोगे। व्हाट्सएप पर लिंक को कॉपी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। सो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और आपसे अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।